नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके पार्ट के अंतर्गत इकाई 6 में जो आपके टॉपिक हैं। देखिए, 3 टॉपिक को एक साथ कवर किया जाएगा। पहला, प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा टॉपिक जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कवर करना है हमें। और तीसरा है निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग। तो इस संदर्भ में पार्ट 1 हमारा वीडियो है और पार्ट 1 में कुछ टॉपिक को हम कवर करेंगे और जो शेष टॉपिक होंगे उनको हम अन्य पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इकाई 6 में प्रस्तावना के संदर्भ में, तो प्रस्तावना देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। देखिए, प्रस्तावना में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो इसमें टर्म यूज हुए कि कौन सा शब्द प्रस्तावना में है, कौन सा शब्द नहीं है, या कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना का वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 भित्ति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब अगर इसमें टर्म की बात कर लें, जो टर्म अक्सर पूछे जाते हैं, तो जैसे देख लें इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, और तो इसमें देख लीजिए जो टर्म यूज होते हैं। सबसे पहली बात है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरे जो वर्ड पूछे जाते हैं वो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 3 तरह की न्याय की यहाँ पे देखिए बात की गई। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पे बात कर ले स्वतंत्रता की, तो यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त जो बात की गई है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, समता जो टर्म है आप संविधान में पाएंगे, समता का तात्पर्य आपकी समानता से है और संविधान में समता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई। ये वो टर्म है जो आपकी प्रस्तावना में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है। और अगर तिथि की बात कर लें तो 26 नवंबर 1949 इसमें तिथि दी गई है। ठीक है। तो ये पूरी प्रस्तावना थी। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में लिए गए शब्द। तो प्रस्तावना में जो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन 3 शब्दों को फ्रांस के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शब्द भी लिया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर न्याय की बात कर ले, 3 तरह की न्याय की बात हम प्रस्तावना में देखने को पाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इनको लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार को सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो मूल अधिकार हैं इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगर भाग 3 में कुल अनुच्छेद की हम बात कर लें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल 35 अनुच्छेद तक हैं। इसमें से जो अनुच्छेद 12 है इसमें परिभाषा दी गई है। ठीक है।
अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ दी गई कि किस तरीके से कोई अगर मूल अधिकार असंगत है तो उसको कैसे हटाया जाना है या किसको कम ज़्यादा करना है, उससे संबंधित जानकारी दी गई अनुच्छेद 13 में। जबकि अनुच्छेद 33 से 35 तक संसद शक्तियाँ और उनके लागू कराने के प्रयास आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में मूल अधिकार दिया गया है तो जो 6 मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं। ठीक है, तो इनमें से भी अगर हम बात करें अनुच्छेद, देखिए जो मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इनमें से अनुच्छेद 14 से 32 तक 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 32 तक जो 6 मूल अधिकारों का वर्णन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक मूल अधिकार को देखने की कोशिश करते हैं और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन पर भी नज़र डालते हैं। तो जो सबसे पहला मूल अधिकार है वो समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता से संबंधित जो अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में बात की गई है विधि के समझ समता, यानी जो कानून है उसके समान उसके समझ समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध मतलब विरोध किया गया है कि ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का भेद नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सरल शब्दों में अगर बात कहें तो जो नौकरी पाने के समान अवसर की बात है, समानता की बात है, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसमें वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के विषय में जानकारी दी गई है। आपको मालूम होगा कि जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन था तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी और यही उपाधियाँ अगर संविधान देश स्वतंत्र होने के बाद भी लागू रहती तो ये कहीं ना कहीं रोड़ा या अवरोध उत्पन्न करती समानता में। तो इसलिए उपाधियों के अंत का भी जिक्र किया गया है अनुच्छेद 18 में। अगले मूल अधिकार की ओर अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो यह है स्वातंत्र अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी कि जो आपके मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक उनका वर्णन है। तो इसीलिए अनुच्छेद 14 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने बात की समता के अधिकार की अनुच्छेद 14 से 18 तक, और आगे हम बात करने जा रहे हैं स्वातंत्र अधिकार या जिसको अलग शब्द में कहें स्वतंत्रता का अधिकार। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। देखिए ये क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें इस तरह के तथ्य कहे गए हैं कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, या इस तरह कुछ प्रावधान हैं। इनको हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में अगर बात कर लें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 के बाद में जो है जो अनुच्छेद आपका 21 है, इसमें 21A को भी जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया था अगर हम बात कर लें तो ये जोड़ा गया था 86वां जो 86 अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 2002 में, उसमें अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया था जो कि संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। यानी अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य में। अनुच्छेद 23 में वर्णन है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि एक तरीके से विरोध या ना करना, मना करना, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य है उससे संबंधित किसी तरीके का दुर्व्यापार, यानी जैसे आप देखते हैं कि मानव तस्करी,
नहीं की जा सकती है, दास किसी को नहीं बनाया जा सकता है, और बलात्सम यानी कि ज़बरदस्ती या बंधुआ मजदूर बना के किसी से काम नहीं लिया जा सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 24 की अगर बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी जो बालक यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे उनको बालक कह के संबोधित किया गया, तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है उनको किसी कारखाने वगैरह में या किसी भी कार्य में जो है नहीं लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इससे संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, यानी 25, 26, 27 और 28 कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में समुदाय की स्वतंत्रता के विषय में वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। देखिए, इसमें ये कहा गया अनुच्छेद 28 में कि कोई ऐसे जो शिक्षण संस्थान हैं जिनको फंडिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, तो उनमें जो है किसी तरीके की जो धार्मिक शिक्षा है, ठीक है, या धार्मिक क्रियाकलाप है, उसके विषय में प्रतिषेध के बारे में जानकारी ये देता है। जबकि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ी छूट भी दी गई, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि किसी इसी पर्पज उद्देश्य से ही बनाया गया है धार्मिक शिक्षा को लेके, तो फिर वहाँ पर उपासना वगैरह की जा सकती है। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यही कि कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है कि किस तरह के ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर आप जो धार्मिक उपासना कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर पे संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर ये देख लेना है कि जो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, पहले इसको मूल अधिकार माना जाता था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था और अब यह एक विधिक अधिकार बन गया है। और इस तरीके से अनुच्छेद 300 का या 300A को जो है में ही इसे जो है समाहित कर दिया गया है। अगला छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है, ठीक है। और इसमें जो है वास्तव में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार दिए गए हैं, किस तरीके से इनको लागू करना है उससे संबंधित उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों को जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया था। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर ले लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय को। और यह रीट कौन कौन सी हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में उपस्थित न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परमादेश का अगर शॉर्ट में बात करें तो इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध लेख, ठीक, यानी जो है इसका मतलब है कि कोई कार्य करना जो है प्रतिबंधित है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का तात्पर्य है कि जैसे कोई आपका केस है निम्न मतलब जो निचले न्यायालय में, उसको अगले उच्च न्यायालय में जो प्रेषित करने संबंधित है, उसी को उत्प्रेषण कहते हैं। और अधिकार पृच्छा लेख, अधिकार पृच्छा लेख का तात्पर्य है कि एक तरीके से पूछना कि आपने भाई कोई कार्य किया तो क्यों किया, किस आधार पर किया, किस शक्ति के अधीन किया। तो ये कुछ शॉर्ट में इसके अर्थ हैं जिससे इनको आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है। और ये कौन कौन सी रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा लेख।
तो ये हम लोगों ने इसमें मूल कर्तव्यों को देखा। आगे बढ़ते, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो संविधान का भाग 4 का या 4A है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें तो जो अनुच्छेद 36 इसमें जो है परिभाषा दी गई है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इसमें कुछ उपबंध हैं, जैसे कि उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। देखिए कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि जो उपबंध है इससे संबंधित वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। किसके? नीति निर्देशक तत्वों के। विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, यानी जो कानून निर्माण है इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने का जो कर्तव्य सौंपा गया है वो राज्यों को सौंपा गया है। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण में वृद्धि करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण हो सके, इसके लिए एक उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा राज्य के द्वारा। ठीक है, असमानताओं को दूर करने का प्रयास राज्य द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 39 में, जैसे कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन और समान वेतन की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाए। ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा सर्वोत्तम सामूहिक हित के अनुसार करना चाहिए राज्य को। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु जो सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था की जाए राज्य के द्वारा। तो ये सारा वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 39 में। यहाँ पर क्या था कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा अनुच्छेद 39 में 39 का या 39A जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 39A या 39 क्या कहता है? ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, व्यवस्था की जाएगी राज्य के द्वारा। ठीक है, कुछ कंडीशन में, उन कंडीशन की बात हम बाद में कर लेंगे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दिया गया है काम और शिक्षा से संबंधित यह निर्देश दिया गया है राज्यों को कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रभावी उपबंध करेंगे। लोक सहायता के संबंध में अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमें लोगों ने अनुच्छेद 39 का में बात की थी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये निःशुल्क विधिक सहायता किसको दी जाएगी? ठीक है, लोक सहायता के अंतर्गत बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्त आदि की स्थिति में राज्य के द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि ऐसे लोगों को विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए या लोक सहायता भी ऐसे लोगों की जाए। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अनुच्छेद 39 में वर्णन है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि काम की दशाएं, अवकाश आदि को निश्चित करना और कुछ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना। यह राज्य जो है काम की दशाओं के अंतर्गत काम की दशाएं निश्चित करेगा, अवकाश आदि को निश्चित करेगा और कुछ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हैं जो सरकारी सहायता है या अनुदान वगैरह है इसकी भी व्यवस्था जो है राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। अनुच्छेद 43 का इंग्लिश में बात करें तो 43 है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित है और इसमें भी 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉइंट दे दिया गया क्योंकि 42वां संविधान संशोधन लगातार आ रहा है। तो अगर हम अनुच्छेद 43 का की बात करें तो यह संबंधित है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से। लेकिन यहाँ पर एक लाइन जो अलग से जुड़ गई है वो इस संदर्भ में है कि जो 42वां संविधान संशोधन की लगातार बात हो रही है तो ये 1976 में आया था और ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। हालांकि इस पॉइंट को अलग होना चाहिए, किसी कारण से नज़र नहीं पड़ी इसलिए इसी में समाहित हो गया। इसके बाद बात कर लें अनुच्छेद 43 का या 43 भी, तो इसमें उपबंध किया गया है कि सहकारी समितियों की अभिवृद्धि की जाए और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2011 जो कि प्रभावी हुआ था 20 जनवरी 2012 से।
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है कि सभी नागरिकों के लिए जो कानून है वो एक समान हो। ठीक है, एक समान रूप से जो कानून है वो तैयार किया जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया जाएगा राज्यों के द्वारा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करने का निर्देश दिया गया है राज्यों को। अनुच्छेद 47 इसी तरीके से अगर बात करें अनुच्छेद 47 की, तो इसमें बात की गई है, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो कर्तव्य है वो राज्य का होगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए राज्य की जिम्मेदारी को निर्देशित करता है। अनुच्छेद 48A देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 48 से, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, तो वहाँ पर चल के इसको हम और डीप में भी देखेंगे। तो अनुच्छेद 48 से जो है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने हेतु जो है राज्यों को निर्देशित करता है। और इससे संबंधित देखिए फिर से वही 42वां संविधान संशोधन आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा राज्यों के द्वारा, या संरक्षण करने का निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है, और यहाँ पर कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कार्य करेगा, और साथ ही साथ राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का दायित्व भी राज्यों का होगा। और इसके लिए संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने से संबंधित जो कार्य है वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे, तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास भी किया जाएगा राज्यों के द्वारा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बात कर ली आज के वीडियो में। 2 टॉपिक को हमने कवर किया है। एक तो आपका जो राज्यों के निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, संविधान का भाग 4 उनको, और इससे पहले हमने लोगों ने बात किया है मूल अधिकारों के विषय में। ठीक है, और साथ ही साथ प्रस्तावना को भी हमने देखा। आपको मेरी सलाह रहेगी कि इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या फैक्ट्स हैं, अनुच्छेद हैं, और जिनको ज़्यादातर कभी कभी रटना पड़ता है। पेपर के दौरान क्या होता है, आप पढ़ के भी जाएंगे, अगर आपकी सही से प्रैक्टिस नहीं होगी तो पता लगा कि बात अनुच्छेद 23 में कहेगी, आपके माइंड में तो आ रहा है कि 23 में, लेकिन कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं 23 नहीं शायद 24 था। तो 24 है कि 23 है, 19 है कि 20 है, इसमें जाके ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके अच्छी तरीके से याद करने और पढ़ने के बावजूद भी। इसको प्रैक्टिस के द्वारा ही सही किया जा सकता है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप पढ़ते तो रहिए, लेकिन प्रैक्टिस भी आप समान रूप से कीजिए। आप बिल्कुल लास्ट में मत रखिए कि पहले हम सब पढ़ लेते हैं बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम से पहले। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। प्रैक्टिस भी आपकी जो है साथ ही साथ में अगर चलती रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।